नाउ पेज नंबर 202। सो एट द टाइम फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया गया, टू पावर व्हीकल इज मेकिंग एनवायरमेंटलिस्ट एंग्री, एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल दैट इज बायोडीजल हैज इमर्ज्ड एज ए यूजफुल सोल्यूशन। बायोडीजल का मतलब समझते हो कि जैसे हमने केन शुगर उगा लिया, केन शुगर उगाने के बाद उसमें जो चीज़ मिलती है देख उसको आप क्या करें कि जो ठीक है केन शुगर हमने उगा लिया, फिर उसमें मोलासेस निकलते हैं, तो उसको आप क्या है कि अल्कोहल बना सकते हो, अल्कोहल को मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, उसे बायोडीजल कहते हैं। अमेरिका ने यही किया, उसने अपने यहाँ सब जगह क्या उगा लिया बताइए, केन शुगर, जिससे कि वो पेट्रोल का अल्टरनेट कर सके। उसने गेहूं भी नहीं उगाया, चावल भी नहीं उगाया, उसने सोचा हम पेट्रोल उगा लेंगे। तो मतलब उसने क्या किया कि केन शुगर बनाया, और केन शुगर का जो सिरप होता है ना, जो गन्ने का जूस, उसमें उसने JSM-5 मिला दिया, एक तरीके का कैटालिस्ट है, और उससे अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल से उसने अपने यहाँ गाड़ियाँ चलाई। लेकिन ये बात कब की है, दैट इज जब उसके पास एक ग्रेट रिसेशन आया था 95 में, अब महामंदी आई थी तब की बात है, और किसी ने फिर उसको गेहूं चावल अनाज नहीं दिए, और अमेरिका में बेरोजगारी फैल गई, क्योंकि उसने जो एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसको ओवरलुक कर दिया। भाई आप हर चीज़ के लिए खुद अपने ऊपर निर्भर रहो। उसने सोचा पेट्रोल बना लेंगे, बाकी चीज़ें तो दूसरों से ले लेंगे। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है बायोडीजल की। बायोडीजल एक इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ द फॉसिल फ्यूल। आप ज़मीन में उगा सकते हो केन शुगर को, और उससे आप अल्कोहल बना सकते हो, उससे डीजल में 40% पे ला के चला सकते हो। अब देखिए पोल्यूशन, अब अल्कोहल से कोई भी बायोडीजल है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन तो नहीं होते, मतलब नाइट्रोजन और सल्फर तो नहीं होंगे ना, जबकि कोल और पेट्रोलियम में क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हैं। या बहुत ज़्यादा रिफाइंड करो तो डीजल तो रिफाइंड नहीं होता है, इट इज़ नॉट रिफाइंड, तो सबसे पोल्यूशन होता है। अब देखो एडिशनली इट इज़ यूज टू सॉल्व ए डिस्पोजल प्रॉब्लम, तो its use solves a disposal problem. The fuel is nothing but used vegetable oil which has been tested satisfactorily. वेजिटेबल से भी बहुत सारे ऑयल मिलते हैं, जो ग्राउंड नट है, सोयाबीन ऑयल है, इन सब को भी जो फ्यूल है, फ्यूल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। इट हैज़ बीन मेड ए व्हीकल द वेजी वैन। जब अगर आप किसी वैन में वेजिटेबल ऑयल डालोगे और उससे चलाओगे तो उसका क्या नाम पड़ेगा, वेजी वैन, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं। So Veggie van runs more than 16,000 kilometers across the United States. Across it had visited major city. Single filling में उसने 16,000 किलोमीटर की दौड़ लगा, which is so much। यानी स्टोरेज कैपेसिटी को देखा जाए, जबकि कार जो है 2,000 किलोमीटर चलने के बाद पेट्रोल मांगती है, लेकिन ये इतना चल गया। Now इट हैज़ कॉजिंग एब्सोल्युटली नो हार्म टू एनवायरनमेंट। तो अगर मान लीजिए इससे कुछ पोल्यूशन भी हुआ तो CO2 हुआ। CO2 क्या है कि वो ग्लोबल वार्मिंग कम करती है, मतलब दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना नहीं देती। CO2 की तो एटमॉस्फेयर में ज़रूरत है, 0.25% इसकी मात्रा अगर है तो ठीक मानी जाती है, तो उतना ज़्यादा वो नहीं, CO2 उतनी हार्मिंग नहीं, बस ग्लोबल वार्मिंग देती है थोड़ा बहुत। ठीक है, नाउ द नोबेल एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड एज a college product by two students, that is Josna and Kaya. It eventually ended in a massive public awareness program. The idea of using vegetable oil as a fuel for diesel engine first occurred to them when they visited traditional farm in picturesque South Germany where vehicles fueled by vegetable oil. तो ऐसा जैसे ट्रैक्टर में वेजिटेबल ऑयल डाल के चला रहे हो, क्योंकि फ्यूल तो है ही है, एनर्जी तो है ही है उसमें, तो ऐसा उनके मन में आइडिया आया। They noticed that farmers are always filling vehicle tank with yellow liquid. This fuel comes from the canola plants. तो canola के जो plants होते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल आप देख रहे हो ये गाढ़ा गाढ़ा रखा हुआ है, ये किस काम में आता है सर? वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा राजस्थान में इसकी उपज है, और कहाँ जाता है, मलेशिया में कैस्टर ऑयल। तो यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे बीज हैं जिन जो किसी काम में नहीं, वो ट्रैक्टर में डाले जाते हैं।
क्यों? ट्रैक्टर में इनको थिकनिंग के लिए डाला जाता है, जहाँ पर वो कंप्रेसर चलता है ना, इंजन चलता है। तो मलेशिया ने जब भारत का विरोध किया तो भारत ने कहा हम आपको कैस्टर ऑयल ही नहीं देंगे, तो फिर वो घुटनों पे आ गया, बोला आप हमें दीजिए। और राजस्थान में इसकी उपज है, और भारत को इतना रिवेन्यू मिलता है इसकी वजह से। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे कनोला के बीजों से निकाला गया तेल, उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि व्हीकल को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये हाईली विस्कस, बहुत गाढ़ा होता है। समझ में आ गई बात? नाउ सो व्हाट इज सेड अबाउट इट, तो इन्होंने बता दिया कि कनोला के। अब आगे देखिए, दे नोटिस दैट कनोला प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन आवर फार्म्स एंड वी यूज इट इन प्लेस ऑफ डीजल एंड इट स्मेल्स, बात ना करें, इट स्मेल्स गुड। फार्मर्स सेड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू बायोडीजल इज चीप एंड इजी टू कैरी। वेजिटेबल ऑयल को बायोडीजल में बदला जा सकता है। बायोडीजल का मतलब जिससे व्हीकल रन करे वो बायोडीजल, ठीक है। एंड एनी वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, मिथेनॉल और एनी क्लियर अल्कोहल। अल्कोहल तो यूज़ कर ही सकते हैं पेट्रोल के जगह पर। एयरपोर्ट से बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में अल्कोहल भी डालते हैं, जो उनको मिलता है कि किसके लिए, इंजन की सफाई के लिए, उसको उसमें मिक्स कर देते हैं पेट्रोल। द डीजल इंजन विच इज बीइंग यूज्ड कैन रन ऑन अल्टर्ड वेजिटेबल ऑयल। थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पर ये जैसे C8 और H18 ये पेट्रोल का फार्मूला है, और अल्कोहल में C2H5OH, तो इसकी जगह ऑक्टेन की जगह मैं ये यूज कर रहा हूँ, दिट इज अल्कोहल। तो थोड़ा बहुत फर्क है। तो लेकिन क्या ये दोनों, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है बताओ, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें ऑक्सीजन भी हो, उसका नाम क्या पड़ता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो ऊपर हाइड्रोजन और कार्बन है और नीचे है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो चावल के पचने से अल्कोहल बनता है, जिससे हमें नशा आता है। तो समझ आ गई बात की नहीं, हमारी बॉडी में भी अल्कोहल बनता है। अब आगे की बात देखें। सो ये सारी बात कही गई। नाउ दिस फ्यूल वर्क्स आइदर बाई इटसेल्फ और ब्लेंडेड विद पेट्रोलियम डीजल, या तो ये सिंपली भी यूज कर सकते हो या डीजल में मिला के भी यूज कर सकते हो। तो बायोडीजल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एन ऑफिशियल अल्टरनेटिव बाय बस एंड ट्रक सोल्ड बाय मोर देन 100%, डज नॉट डिस्टर्ब द नेचुरल कार्बन साइकिल। और बायोडीजल का फायदा भी है, एज फॉसिल फ्यूल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम contemporaneous plant source, biodiesel effectively takes in as much carbon dioxide and ultimately, देखो कितनी बड़ी बात है, कह रहे हैं कि जो कैस्टर ऑयल का प्लांट उगाया जाएगा वो उससे ज़्यादा CO2 ले लेगा जितनी इसके जलने से CO2 बनेगी। बहुत बड़ी बात कह दी। बोले इसके जो दैट इज देने से कंटेम्पोरेनियस प्लांट सोर्सेस, जो इसके जिससे निकला है, वो प्लांट उगाने में वो जो एब्जॉर्ब करेगा वो नहीं कर लेगा, तो फिर कार्बन साइकिल जो बायोजियो केमिकल साइकिल है वो कहाँ डिस्टर्ब हुआ, नहीं हुआ ना। ठीक है। नाउ इंक्रीज द नेट कार्बन टोटल व्हेन एक्सट्रैक्टेड एंड बर्न्ड, सो इट इज वाइल जो फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, वाइल फॉसिल फ्यूल ज़्यादा उस रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एमिटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ट्रेवल्स अप टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटा, जो सबसे ऊपर की लेयर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर तक जाती है। NO2 SO2 कहाँ तक जाएगी, वहाँ तक। और जबकि इसके जलने से जो बना CO2 वो एक ब्लैंकेट है, वो नीचे नीचे रहेगा। समझ में आई बात की नहीं। तो जैसे ब्लैंकेट ओढ़ लेते हो ना, तो धरती की हमारे शरीर की गर्मी उसी से टकराती है और ये ऊपर तक जाती है। इसमें फॉसिल फ्यूल में गड़बड़ी है कि नहीं, वो ऊपर तक की लेयर को करप्ट करेंगे, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर। ये बड़ी बात बता दी। नाउ ये है वेयर इट ट्रैप्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द प्लैनेट इनएविटेबली लीडिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर वो पूरी तरीके से द रियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोडीजल आर in long terms and measure not only in the tailpipe but also an analysis of life cycle। तो इसके बारे में जो शोध किए जा रहे हैं वो विचारणीय हैं, that are to be rethink। उसको फिर से सोचने की जरूरत है कि हम उसका यूज करें, जैसा अमेरिका में हो रहा है। Now, अब इस पे क्वेश्चन बताइए, द वर्ड बायोडीजल किसके लिए यूज किया जा सकता है बताइए। Which where is this fuel obtained from, कहाँ से निकलेगा, कैनोला प्लांट्स। विच ऑफ दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द प्रेजेंट,
ये सही बात है। बायोडीजल है कैनोला प्लांट कौन? कनोला। कनोला वेरी कांटेदार प्लांट है, मैं आपको दिखा दूँ कनोला। ये देखो कैस्टर का प्लांट तो हमने देखा है, अभी रास्ते में जहाँ जाते हो ना, जो लोग यहाँ के राजस्थानी उन्होंने उनके यहाँ घरों में कैस्टर के प्लांट, कैक्टस, कैस्टर प्लांट जो कैस्टर ऑयल निकाला जाता है ना, कनोला प्लांट। कनोला प्लांट देखो, ये कनोला ये है, ये इस ये फूल दिखाया नहीं, बट इसमें सीड्स भी होते हैं। अब मैं कनोला का सीड्स देखा हूँ तो वो पता कनोला सीड्स, ये इस तरीके कनोला के बीज, इससे जो निकलेगा तेल, कनोला का तेल, वो क्या होगा कि बायोडीजल। समझ में आई बात की नहीं? कनोला सीड्स, ये है कनोला सीड्स। नाउ अब देखो नेक्स्ट पेज नंबर क्या है, कौन सा पेज है? 203। ओके, नाउ its use by the bus and truck fleet has soared more than 100%. Here, soared by more than 100% means का क्या मतलब है? Fleet has been soared more than 100%. डबल होगा सर, more than 100% का डबल होगा। Its use has increased, मतलब कि more than double. More than 100% मतलब जितना पहले यूज होता था 100% प्लस 100% उसको प्लस हो गया, डबल हो गया। The project started by 2 student ended in failure, और क्या है? सर डी होगा सर, क्रिएटिंग अ मैसेज पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है। बायोडीजल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए ऑफिशियल alternative fuel. Biodiesel does not disrupt the natural. Choose the option that correctly states the meaning of inevitably. Unavoidable, अपरिहार्य, मतलब कि something that which cannot be avoided, which is not avoidable. तो अब हमें फॉसिल फ्यूल का कुछ अल्टरनेट चाहिए, तो ये इनएविटेबल है, इसको भी यूज करना ही पड़ेगा। Which of the following is the true characteristic of process of converting vegetable oil to biodiesel? तो क्या है ट्रू कैरेक्टरिस्टिक? ये चीप है, इट इज हैवी वेट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मशीन। क्या हो सकता है इसका? चीप सर, लिखा था सर ये चीप होते हैं, ऐसा लिखा है कहीं पे? ऐसा लिखा था। कहाँ लिखा है? सर एंड में नहीं लिखा था। हाँ सर, इट इज चीप है आंसर। लिखा है? हाँ सर, कहाँ लिखा है? सर पेज नंबर 290। 290 सर आंसर अच्छा अच्छा ठीक है, आंसर से बताने तब तो सही है। पर लिखा था, लिखा होगा, फिर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, कहीं सर लिखा लास्ट पैराग्राफ में है सर। कहीं पर होगा, हमें तो लिखा नहीं है, लेकिन होगा तो चलो। कुछ मेरिट्स दिए होंगे तो उसमें चीप लिखा है तो चीप ही होगा। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं उग सकता है वहाँ कैस्टर ऑयल के प्लांट आप देखो सब उगे हुए हैं रास्ते में। रास्ते में यहाँ से जब जाओगे ना झालामठ, तो रास्ते में कैस्टर ऑयल के बीज दिखते हैं। वो जैसे शंकर जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं वो कांटेदार जैसे, वैसे ही होते हैं कैस्टर। तो एकदम मोटे ऐसे कांटे कांटे नहीं चढ़ाए जाते हैं जब वो क्या होता है महाशिवरात्रि, तो वही चीज इसी तरीके का होता है। अब ये देखिए, नाउ what is the message conveyed by the last paragraph? Biodiesel production is time consuming, it does not help in सर यहाँ पे मैंने कहा सर can be produced by anyone, it is a sustainable and eco-friendly food। ये सही है सर डी ऑप्शन। ये सस्टेनेबल है, मतलब अगर आपको आपके सतत पोषणीय विकास की प्रक्रिया की अवधारणा को पूरा करना है, जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि ऐसा विकास जिसमें किसी और की जरूरत ना हो, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जिसे आप सस्टेन कर सकें, ऐसा डेवलपमेंट जैसे अमेरिका में सस्टेनेबल नहीं है, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, अब वहाँ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं टैग लगा के, मुझे खाना दो और दिन भर काम करो। वो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा डेवलपमेंट जो आगे की जनरेशन भी कर सके, उनके लोगों को भी रोजगार मिले, वो घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग से होगा। जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, दैट कैन प्रोड्यूस। मशीन नहीं कर सकती सस्टेनेबल, वो तो एक आदमी काम करेगा 100 का काम ले लेगा, वो सस्टेनेबल थोड़ी है वो चीज़। अब देखिए रीड द सस्टेनेबल है,
इको फ्रेंडली, लोगों को रोजगार भी देगा, सस्टेनेबल है, लोग उगाएंगे ना। अब देखो कोरोना वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1960, बात ना करें फिर वो नहीं पाएगा ना। कोरोना वायरस इज डिस्कवर्ड इन 1960, कोरोना वायरस पहले से ही चला रहा है। अभी जो कोरोना है ना, ये अभी चेंज हो गया है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, लेकिन प्रारूप चेंज हो गया, लेकिन कोरोना पहले से ही था। द नेम कोरोना वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन कोरोना मींस क्राउन और हेलो। जब भी किसी पर बैक्टीरिया के ऊपर क्राउन बना होता है, देखा है ना आपने, हर एक पे क्राउन बना होता है, एक एक निकले रहते हैं जो एंटीजेंस और उन पे क्राउन है। यही तो कोरोना, यही तो है ये हमारे पास जो कोरोना वायरस रहता है, आप देखें ना, अलग थोड़ी क्राउन नहीं है क्या इसके ऊपर कोरोना वायरस, तो यही है क्रोन से कोरोना बना। अब देखो, now the new type of coronavirus outbreak came on light on 31st December when it was informed the World Health Organization of a cluster of case of pneumonia of unknown cause in Wuhan city। तो the new type of coronavirus कब निकला? जब न्यूमोनिया के केसेस आए। न्यूमोनिया का मतलब क्या होता है? What does it mean by pneumonia? सर फीवर टाइप का, ये सही कह रहे हैं कि लंग्स में जब पानी भर जाता है तो वो केस जो होता है वो न्यूमोनिया का केस है। तो वो बहुत ज़्यादा लंग्स इन्फेक्शन को न्यूमोनिया कहते हैं। तो वहाँ के लोगों में न्यूमोनिया क्यों? पानी भर ना जाए, लंग्स खुद ही पानी रिलीज करने लग जाए। ऐसा नहीं होता कि हम नहा रहे हैं उसकी वजह से चला जाए, लंग्स से पानी रिसने लग जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? वो न्यूमोनिया की शिकायत। अब देखिए, तो ये कहाँ पर पाया गया? जरा देखिए, 31 दिसंबर वुहान सिटी में पाया गया। अननोन केस, सब्सिक्वेंटली द डिसीज स्प्रेड टू मोर प्रोविंस इन चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द हू हैज डिक्लेयर्ड इट इज ए पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है कि एक होती है पेंडेमिक का जो विश्वव्यापी महामारी, उसको पेंडेमिक। एक एपिडेमिक होती है जो कुछ क्षेत्र में होती है, और पेंडेमिक होती है जो पूरे संसार में होती है। सर बस स्टार्टिंग में बोला था कि वो बैट के सूट से हो जाते हैं। जो भी हो, अभी जो बोलेगा उसी पे क्वेश्चन होंगे, हमें क्या लेना देना इससे, जो बोलेगा उस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये कह रहा है ये पेंडेमिक है, यानी विश्वव्यापी महामारी है। द वायरस हैज बीन नेम्ड एज SARS-CoV-2 एंड इट्स डिसीज इज कॉल्ड कोविड-19। डिसीज का नाम कोविड-19 है, वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ठीक है। सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस इज फीवर, कफ, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, हेडेक एंड ट्रबल ब्रीदिंग। दिस सिम्टम्स आर वेरी मच लाइक दीज व्हेन हैव ए कोल्ड और फ्लू। ये इस तरीके की बीमारी है कि कोल्ड या फ्लू हो जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? नाउ इस तरीके का हो जाता है। टेस्ट भी होता है। टेस्ट नहीं, मैंने उसी समय पे मैं दिखा रहा हूँ कि अभी तो हैंड पे रखा होगा। चाइना से हमने एक सामान मंगाया था, क्योंकि यहाँ जितने सामान है फ्रांस, जर्मनी, चाइना सब जगह के हैं, तो उसी समय सारे इम्पोर्टेड हैं। 5000 6000 से कम में कोई नहीं है। तो उसी समय हमने मंगाया था वो जो लाइट वाला लेजर का, मैं नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को। यस सर। तो वो चाइना से मंगाया था, और उसके मंगाने के बाद हमारी करीब 1 महीने हालत खराब हुई। क्यों सर? वो उसी के सिम्टम थे, लेकिन उससे हम ओवरकम कर गए। लेकिन फिर ये पता चला कि क्या चीज़ होती है बड़ी दिन। लिक्विड नहीं, वो हमने लाइट चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं था कि लाइट फोकस होती है, तो कहीं रखा होगा, तो देखेंगे तो पता चल जाएगा। 3 लाइट वाला वो लाइट का जितना भी हमने चैप्टर पढ़ाया है ना, ये है देखो चाइना का, ये रखा, ये देख लीजिए आप, ये चाइना से हमने मंगाया था, और इसने मेरी हालत खराब कर लिखा भी है, उसी टाइम का मंगाया हुआ है जिस समय ये कोरोना वायरस का जो शुरू में फरवरी का आउटब्रेक था ना। अब फिर हमने इसे खोला, यूज़ किया, लेकिन ये कहिए कि ओवरकम हो गया। हो सकता है माइन्यूट कुछ केस रहा होगा तो ओवरकम हो गया, बट ये सारे लक्षण होते हैं उसमें। The virus can be more serious in some people, especially if they are sick and have a weak immune system. So immune system की बात होती है, weak immune system होगा तो ये हो जाएगा। The virus appears to spread mainly from person to person. The transmission occurs when someone comes in contact with an infected person. A cough, sneeze और handshake, किसी भी तरीके से ये क्या contagious disease है। कंटेजियस का मतलब क्या हो जाता है? इन्फेक्शियस डिसीज, संक्रामक बीमारी, एक से छूने से दूसरे में हो जाए। कंटेजियस डिसीज चाहे वो एयर से भी फैल सकती है, टच करने से फैल सकती है। तो कंटेजियस में जो छूने से फैल जाए वो कंटेजियस। अब कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे फॉर्माइट होती है, हमने छुआ, दूसरे ने हमें छू लिया, तो अब हमने छुआ और उसने छुआ, तो कोरोना फॉर्माइट हुई।
हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया, हमने जिस चीज़ को छुआ आपने उस चीज़ को छू लिया ना, तो फॉर्माइट एयर से भी फैल सकती है, तो इस तरीके से ये इन्फेक्शियस है। हाथ मिलाने से भी फैल सकती है, तो कंटेजियस। समझ में आ गई ना बात? अब देखो, देयर इज नो स्पेसिफिक वैक्सीन और मेडिकेशन टू क्योर दिस, बट जनरली सिम्टम्स will go away on their own. A set of preventive measures are usually followed in case someone gets infected. This includes keeping infected people in quarantine. Quarantine का मतलब क्या है? In isolated system. यानी उस पर्सन को बिल्कुल क्वारंटाइन कॉर्नर, एक तरफ आइसोलेट, विलगित निकाय में रखो, उसको किसी से मतलब ना हो। इट इज़ द ओनली केस, जब तक वो क्योर ना हो जाए। ठीक है, पीरियड। बहुत सारे लोग तो चाइना में जिंदा डंप कर दिए गए, जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी देखी गई वहाँ के एटमॉस्फेयर में, उन्होंने बताया उन्हें कि लाखों लोगों को जलाया गया जितना SO2 का एटमॉस्फेयर, क्योंकि आदमी के मरने पर क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो ऊपर से सैटेलाइट इमेज आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड इतना ही कहाँ से आ गया कोरोना में? उसने लोगों को पकड़ पकड़ के जिनको कोरोना मिला जला दिया। ना वहाँ पर तो कुछ नियम नहीं है ना, सर नहीं सर, जिसको कोरोना नहीं मिला हुआ तो भी दिला दिया, वो नहीं बात है, लेकिन क्वारंटाइन रखा या कुछ भी है तो उस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया। अब जरा देखो, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वायरस, हियर आर 6 रिकमेंडेशन टू फॉलो। अवॉइड कांटेक्ट विद पीपल हु आर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि ये सारी क्या क्या हमें करना है। ठीक है, बाकी आगे बढ़िए। 5 कंट्रीज अफेक्टेड बाई कोरोना वायरस, तो डेटा ऑफ टॉप 5 कंट्रीज ग्लोबल स्टेज, ये अलग अलग क्वेश्चन नहीं है सर, हाँ? कुछ क्वेश्चन नहीं था। अब इस पर क्वेश्चन देखें। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, इंडिया का 3rd नंबर दिखाया गया है। आंसर एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। द वर्ड कोरोना का मतलब क्या होता है? ग्राउंड। ठीक है, नाउ 31 दिसंबर। व्हेन डिड, ये भी बात है, द फर्स्ट केस वायरस कहाँ पे आया था? 30 दिसंबर वुहान, है ना? तो वुहान से भी द वर्ड पेंडेमिक का मतलब क्या है? जब फर्स्ट पेंडेमिक बोलो, 12 को ही आंसर है। 12th का क्या है? When did China inform the WHO about this new virus? 31 दिसंबर 2009। वही है जब उसने बताया। अच्छा 14th का देखो, पेंडेमिक का क्या मतलब है? सर जो कंट्रीज में सर कंट्री पे वर्ल्ड के लेवल पे फैल जाए, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिडेमिक मतलब एक C। पर्टिकुलर कंट्री। C है ना? स्टेट्स में हो जाए। सी होगा कि नहीं? हाँ सर। पढ़ो। 13 का क्या था? सर 14 को सी हो। 13 का D। फर्स्ट केस कहाँ पर है? वुहान में है ना? यस वो तो वहाँ ही है, सभी को मालूम है। वो बोलता भी नहीं है कि कोरोना वायरस वो चीन से निकला, वो जो कूड़ा बेचने वाला, चीन देश से निकला वायरस, तो बोलता नहीं। यस सर। अब किससे खतरा बड़ा है? तगड़ा। What is the name of virus which cause COVID? सर SARS-CoV-2। ठीक है, which organizes declares the virus as pandemic? सर WHO। Which word in para 1 is the synonym of collection? क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब समूह, क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर मींस कलेक्शन। आपको मालूम है क्लस्टर बॉम्ब ऐसा प्रोहिबिट है। एक बम गिराते हैं, उससे छोटे छोटे पैराशूट निकलते हैं, अलग अलग बम गिरते जाते हैं पूरे। वो जहाँ तक बम नेविगेट करेगा वो रस्ते भर में पैराशूट गिराता जाए। पहले हमारे यहाँ भी था, सारे क्लस्टर बम जितने भी हैं उसमें सब डिमॉन्स्ट्रेशन में रखे हुए हैं सिमुलेटर के तौर पर, अब कहीं यूज़ नहीं होता क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में यूएनओ ने प्रोहिबिट कर दिया। इससे बहुत नुकसान है, पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो आप एक चीज़ को लोकेट करें, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ बम गिरा सकते हैं, जनता को नहीं मार सकते। तो क्लस्टर बम किसको मारता था? जनता को मारता था। जहाँ जहाँ जाएगा उसमें से एक बम में हजारों बम ना, जैसे मिर्ची नहीं होता है, मिर्ची का ना। अब देखो, द क्वारंटाइन सजेस्ट इन द पैसेज 14 days। नाउ एनी 5 of the 6 क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अब इसमें ग्रामर में आई है शी डिपॉजिट द चेक ऑन टाइम टू गेट इट क्लियर। शी क्या होना चाहिए? मस्ट, है ना? उसे ये करना चाहिए। अलग अलग चीजें मस्ट, मस्ट, शुड और इन सब में अंतर समझते हो? और ऑट टू सर बताते हो देखो, मतलब करना चाहिए, मतलब एकदम जरूरी है। और देखो ऑट टू का मतलब क्या है? सर कोई मॉरल वैल्यू बताइए। मोरल ड्यूटी कि हम वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो ये चीज क्या हो जाती है? मोरल ड्यूटी।
ठीक है। वी मे का मतलब आई मे स्विम, मतलब आई एम एबल टू स्विम, मेरे हाथ पैर मुझे लेकिन आता नहीं तैरना, सिखा दे तो मैं तैरने लग जाऊँ। आई मे स्विम क्योंकि मैं लूड़ा लगड़ा नहीं हूँ। आई एम नॉट, ठीक है, कि फिजिकली वो जैसे नहीं होते डिसेबल्ड, वैसा तो नहीं हूँ। तो इस तरीके से ये स्पेशली एबल्ड पर्सन, गवर्नमेंट उनको क्या कहती है, फिजिकली इम्पेयर्ड नहीं बोलती, उनको क्या कहती है, स्पेशली एबल्ड, ऐसा बोलती। तो मे का मतलब कि आई एम हेल्दी, इसका भी मतलब सकना होता है, लेकिन इसका मतलब है कि हेल्दी पर्सन। और कैन का मतलब यू मे स्विम और यू कैन स्विम में दोनों में फर्क बताओ। इसमें वो जो स्विमर है ट्रेनर बोलेगा यस यू आर अलाउड टू स्विम। सर यू कैन मतलब तुम कर सकते हो, तुम कर सकते, यू आर अलाउड, यू मे गो टू टॉयलेट, टीचर बोलेगी आप जा सकते हो। यू देखो यू कैन गो टू, तो अलग अलग चीज है। यू कैन का मतलब क्या है, कैन का मतलब है कि समर्थ, एबिलिटी। कैन का मतलब क्या है, इसका मतलब है सकना और इसका मतलब है एबल और इसका मतलब है परमिटेड। बात समझ आई, दोनों में उल्टा लिख दिया था मैंने। मतलब कैन का मतलब है, कैन का मतलब आई कैन स्विम बिकॉज आई हैव 2 hands 2 legs so I can swim। यू मे स्विम, यू आर परमिटेड टू स्विम। मे का मतलब क्या है, परमिटेड। बात समझ आ गई कि नहीं, दोनों का मतलब वही है। अच्छा अब तीसरी बात कही है, यू मस्ट का क्या मतलब है, तुम्हें अवश्य करना सर चाहिए, जरूरी है। यू मस्ट स्विम, तो इसका मतलब है अवश्य करना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना। यू शुड स्विम, ए फ्रेंड में सजेस्ट यू टू स्विम, तुम्हें तैरना चाहिए। योर फ्रेंड, योर गार्जियन, दैट यू शुड गो देयर। शुड का मतलब क्या है, सजेशन, सबके अलग अलग मतलब हैं, लेकिन सब आपको देख के जी, देयर इज ए डेलिकेट फाइबर बिटवीन ऑल दिस, तो आपको देख के का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चेक तो आपको मस्ट होना है ना। यस सर। अब देखिए एन ऑर्केस्ट्रा बैंड दैट यू कैन यू कार्ड हैज अराइव्ड, तो ऑर्केस्ट्रा द आएगा, ना आएगा, द आएगा। तो द ऑर्केस्ट्रा, वही ऑर्केस्ट्रा बैंड आया है, द ऑर्केस्ट्रा बैंड जिसे तुमने बुलाया, ठीक है। एक स्पेशल बात है। अब जैसे अ लायन केम, कोई भी एक शेर आया एंड उसने हमें खा लिया, तो उसे बुलाया तो नहीं गया। जैसे देयर वाज अ किंग, देखो देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी जेनरस, बड़ा उदार था। पहले बोला देयर वाज अ किंग के बाद अब हर जगह द आएगा, क्योंकि अब मैं उसी किंग की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं फिर से कह दूं अ किंग वाज जेनरस, तो वो फिर अब दूसरा किंग हो गया। फिर कह दूं अ किंग हैज 3 wives, तो अब तीसरा किंग हो गया। तो आ नहीं लगाया जा सकता। ता का मतलब है कि इट इज इंडिकेटिंग दैट द सेम किंग अबाउट whom I was talking is it. It is a demonstrative pronoun. द यहाँ पर कैसा आ गया है, द किंग। समझ में आ गई की बात की नहीं? सर तो सर सम का मतलब सम भी दे रखा है। हैं? सम SOM। क्या? तो सेकंड का आंसर क्या है? द होना चाहिए। पीछे देखो, प्रांजल देखते हैं ना, पीछे बताओ। सर सी है, सी है क्या? सी है ना? हाँ सर। तो 21 में 20 में सी लिख लो, 21 में क्या है? ए सर बी Only क्यों बना? ए क्यू। देखो, अब देखो फिर से देखो, देयर इज, इन तीनों में अर्थ बताओ। सर क्यों का मतलब था बिल्कुल भी नहीं है। देखो देयर इज लिटिल मिल्क तो लेकिन मतलब सर एकदम नाप के बराबर है। इन ग्लास, नेग्लिजिबल। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन ग्लास, सर थोड़ा सा है। इन ग्लास, और देयर इज द लिटिल मिल्क इन ग्लास। सर थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा तुम्हारा काम है। चल जाएगा। इनफ इतना सा है, लेकिन थोड़ा सा है। ये बिल्कुल सही बात कही थी। जैसे सीजन ने बता दिया कि ग्लास में कभी दूध था ही नहीं, देयर इज लिटिल मिल्क का मतलब है अभी नया नया खरीद के लाए हैं, उसमें दूध था ही नहीं। देयर इज लिटिल मिल्क आ जाए, देयर इज नो मिल्क, और देयर इज अ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा देयर इज मिल्क बट इट इज अनसफिशिएंट। insufficient. The money, the little money which I had has given to you, that is sufficient for you. The little money, जितना पैसा मेरे पास था वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो द कब आता है कि थोड़ा तो है लेकिन तुम्हारे लिए काफी है। तो इस तरीके से क्या मतलब है,
सफिशिएंट, जितना भी है वो आपके लिए पर्याप्त है। बात समझ में आ गई तीनों में अंतर। इसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, क्वेश्चन इसी पर है। कौन कौन सी चीजें हैं? फ्यू, बिल्कुल भी नहीं, अ फ्यू, थोड़ा सा द फ्यू और द फ्यू। बोलो पैसा लेते हैं। बोलो। ऑप्शन लिटिल भी है। अभी वो एक बार इसको देखने तो पता चले। लिटिल भी ऑप्शन सबका शेयर लेता है। ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? सर 21 में तो बी है, ओनली अ फ्यू टाइम है। तो देखो कुछ क्या चीज होती है कि क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी। तो कुछ काउंटेबल एडजेक्टिव होता है और कुछ अनकाउंटेबल एडजेक्टिव। जैसे क्या होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मिल्क है तो वो कितना है, वो अमाउंट में, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या है, लिटिल का मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव। और एक न्यूमरेटिव जिन्हें नंबर में किया जा सकता है। जैसे फ्यू मिल्क नहीं होता है, फ्यू पर्सन्स आर देयर इन माई पार्टी। फ्यू भी नहीं बोलेंगे, इसका मतलब कोई था ही नहीं, हम अकेले केक काट रहे हैं। फ्यू नहीं बोल सकते ना, फ्यू का मतलब तो कोई था ही नहीं। अब ये कहते हैं अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब दो चार ही थे, और द फ्यू भरी हुई सभा थी। समझ में आई बात की नहीं? ये चीज है। तो ये कौन सा है, न्यूमरेटिव एडजेक्टिव। कैसा है एडजेक्टिव में बताओ, क्योंकि किसी इसके आगे पर्सन आएगा। क्या ये पर्सन की विशेषता बताया, इज इट क्वालिफाइंग है ना प्रोनाउन। तो ये कैसा हुआ न्यूमरेटिव। न्यूमरेटिव में भी कई तरीके से होते हैं। जैसे यू स्टूड सेकंड, तो उसको क्या कहते हैं, एक कार्डिनल नंबर है, एक ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर। और 1 2 3 4 ऑर्डिनल नंबर, वो अलग बात है। मान लीजिए जैसे पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर बताइए जब संख्या की बात हो तब फ्यू लगाना, तब लिटिल ना लगाना। और जब लीटर की बात हो तब क्या लगाओगे, लिटिल। इतना समझ में आ गया कि किस में क्या लगाओगे। गिनती करनी हो तो ये लगाना। तो आपके केस में क्या ट्वाइस को गिना जा सकता है, तो फिर क्या लगाओगे, a few toys have been sold, only a few। ये ज़्यादा ठीक है ना, थोड़े ही बिके। वो ये तो नहीं कह रहा द फ्यू फिर हमने पार्टी की, ऐसा तो नहीं कह। तो अब देखो, which option displays the correct chain of the following to the reported speech? He said, I hardly have time to attend any party. Now reported speech में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। वैसे मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि देखो ये क्या है, दिस इज इनडेफिनिट, दिस इज कंटीन्यूअस, दिस इज परफेक्ट एंड दिस इज परफेक्ट कंटीन्यूअस, और दिस इज प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट एंड फ्यूचर। बताओ ये किस में बदलेगा, क्या इसमें, ये किस में बदलेगा, ये किस में बदलेगा, ये किस में बदलेगा, परफेक्ट में, करेक्ट कह रहे हो। और ये किस में बदलेगा, परफेक्ट कंटिन्यू। मैंने तो पूरी बात करी, तो इनको पूरा एरो मालूम है कि कौन सी चीज इसमें बदलेगा। ये किस में बदलेगा, हाँ, विल की जगह वुड आ जाएगा, शैल की जगह शुड, कैन की जगह कुड, इन सब में और कुछ नहीं बदलेगा। विल बी, वुड बी, विल हैव, वुड हैव, विल हैव बीन, वुड हैव बीन। बात समझ में आ गई? तो विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड। और ठीक है, नाउ की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, देन। 10 की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, सो। ठीक है, शैल की जगह, मे की जगह, कैन की जगह, टुडे की जगह, दैट डे, कम की जगह, बोलो, सही तो बताया था, फिर हट जाते हो बात, अपनी बात सही है। कम की जगह गो है ना, टुमारो की जगह, अरे द नेक्स्ट डे नहीं होगा, प्रीवियस बताते हो।
yesterday, The previous day. That. the डे बिफोर दैट previous day। इतनी बात याद रहेगी। और इनके बेसिस पर आपको बताने हैं। बाकी हमने बता दिया फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ये सारी बातें बता दी। थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ फिर उसके बाद। जैसे देखिए कि यहाँ पे देखो, एक बता दे रहा हूँ, राम सेड टू सीता विल यू मैरी मी। अच्छा ये बताओ यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे ये क्या है, क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट किससे बात कर रहा है? तो राम से टू सीता, क्या ये ऑब्जेक्ट है? जो है, जो मुख्य कर्ता ये है, और बाकी जो आपका प्रेडिकेट बचा ये कर्ता है, ये विधेय है, विधेय में भी ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं? तो बताओ फर्स्ट पर्सन कहाँ है? मी। फर्स्ट पर्सन किसके लिए कहा जाएगा? तो राम ने सीता से कहा क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राम ने सीता से कहा कि क्या वह उनसे विवाह करेगी? आप खुद ही बना लो हिंदी में, इंग्लिश तो बनी जाएगी। राम ने सीता से कहा कि क्या वह, कि क्या तुम तो नहीं बोला जाएगा कि क्या तुम, वहाँ राम न राम है न सीता, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट। ये यहाँ सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किस पर्सन का है? बोलो। राम हो या थर्ड पर्सन है कि नहीं? इंग्लिश में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम तुमसे बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वहां पर हिंदी में अलग है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वहां पर अलग अलग है। प्रथम पुरुष वो है तीसरा, मध्यम पुरुष तुम हो और उत्तम पुरुष हम। संस्कृत में उल्टा चलता है, हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे चलता है। समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल जैसे हिंदी और इंग्लिश उल्टी हैं। जैसे राम इज, देख लो, राम स्कूल जा रहा है, तो अब यहाँ राम लिख लो और फिर अगर इंग्लिश बनानी तो उल्टा चल तो इंग्लिश बन जाएगी, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो बिल्कुल आपका जो हिंदी और इंग्लिश है ये उल्टा ही है, सब्जेक्ट वही रहेगा, बाकी उल्टा बना दो कभी गलत नहीं होगा। तो यही तरीका है, राम इज गोइंग टू, देखो उल्टा चल जाएगा नहीं, राम इज गोइंग टू स्कूल। अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी, चलिए तो अब इसको बनाओ सृजन। राम told Sita that सीता, if Ram told Sita if she would marry, if भी लगा सकते हैं, whether भी लगा सकते हैं, क्योंकि किस तरीके का है ये, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ वॉट से नहीं आ रहा, वॉट होगा तब कुछ ना लगाना, वॉट के बाद फिर वॉट लगा के सिंपल सेंटेंस। अभी हम कई सेंटेंस देंगे तो अब पूछेंगे आपसे, एक दो प्रैक्टिस कराते हैं। if she would marry, इफ लगाया इन्होंने, इफ ना लगाते तो क्या लगा देते बताओ? वेदर, वेदर की स्पेलिंग क्या होगी? ए भी आएगा, ए आएगा? नो सर, नहीं आएगा ना? सर वो तो अलग हाँ, फिर वो वेदर हो जाता है। चलो वेदर, इफ आगे बताइए। Ram told Sita if she would marry him. शी सही लगाया। देखो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज किया? इफ, यहाँ पर इफ शी क्या लगाया? सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज किया? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ लिखिए फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा बताओ? सर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के हिसाब से, के अनुसार बदलता है। और सेकंड पर्सन सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन सर वो बोलो नहीं बदलता, और थर्ड पर्सन नो चेंज ना, नो चेंज। अब देखो आगे बताइए सीजन। Ram told Sita if she would marry. इफ लगाने के बाद इन्होंने सेंटेंस को सिंपल बना दिया। सेंटेंस इंट्रोगेटिव था लेकिन बना गई है असर्टिव। बोले इफ के बाद अब सिंपल बनेगा, इफ से पता चल गया इंट्रोगेटिव था। इफ, अब इफ शी, यू को किसके हिसाब से बता? देखो शी, क्या वह
उनसे विवाह करेगी। इफ शी, आगे बताओ। If she would marry, देखो विल कबूल कर दिया। वुड मैरी हिम। बात समझ में आ गई? कितनी बात समझ? अब इसका कॉन्सिक्वेंस अगला सेंटेंस देखो कि ये कौन से समझ में आया। अब यहाँ पर कहाँ पे थे आप बताओ? यहाँ पे थे विल, और विल से क्या बन तो गया? वहाँ पे आस्क नहीं आएगा, तो हैं? दूसरी जगह वहाँ पे आस्क नहीं आएगा। आस्क भी बोलना चाहिए, आपने गलत बोला है। आगे देखो। समझ में आ गई? नाउ अब जरा देखो कि अब मैं यही क्वेश्चन है लेकिन इंपरेटिव में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं बदलेगा बट इसका टाइप बदलेगा। तो वो अब दूसरी तरीके से ना एक दो बता दें, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जिससे आपको पता तो चल जाए कि देखिए अकबर सेड टू बीरबल, ठीक है, अकबर सेड टू मी, आई एम गोइंग टू हैंड ओवर दिस बुक टू हिम। चलो रजत बनाओ इसको। अकबर टोल्ड मी, आस्क नहीं हो। वो तो सही है। कहाँ है आस्क? कहाँ है असर्टिव सेंटेंस? उसमें आस्क लगा दो। मैं बताऊँ जैसे मैं उसको किताब देने जा रहा हूँ, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो अपने आप आस्क लगा? वो पूछ रहा है क्या किसी से? यहाँ तो क्वेश्चन मार्क था, वहाँ क्वेश्चन मार्क है। बोलो। Akbar told me that दैट he was आई है तो ही। बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। he is अरे इज आ रहे हैं कि नहीं? तो इसको किसमें बदला? वॉज वर्ब में नहीं बदलोगे। तो दैट ही है तो ही के साथ क्या लगाओगे? was ही वाज going to गोइंग टू hand over हैंड ओवर। that book to me. बहुत अच्छा, आप अच्छा जानते हैं। दैट बुक to me. क्यों? थर्ड पर्सन तो नहीं बदलता है, फिर क्यों बदल रहे हो? ही, हिम, हिज, दिस, दैट, देयर, मतलब दे, दोज, ये तो नहीं बदलेंगे। दीस का दोज हो जाएगा। सर मी से भी हो जाएगा। दीस का क्या हो जाएगा? दोज। दिस का क्या हो जाएगा? बोलो। तो हिम। बोलो, कुछ पूछना है? नाउ टीचर said to boy, please bring your notebook। प्रांजल बताओ। टीचर टोल्ड गलत है। नहीं टीचर ये भी काफी अच्छा है। अमित, टीचर इतना तक तो बहुत अच्छा है। बोलो अमित। The teacher asked to आप बताओ कुणाल। तो मैं बताऊँ? अभी रुक जाओ। frauded है। गलत ये गलत। ठीक बताना शाहिद। बोलो। हाँ, टीचर सुनो। इन्हीं का ठीक था। The teacher requested। वही मैंने बताया। टीचर से पर क्या है? ऑर्डर से बोला। टीचर क्यों? क्योंकि आप प्लीज लिखा था ना, तो साइन ऑफ रिक्विजिशन है। सो टीचर, हाँ आगे कंप्लीट करो सेंटेंस। शाहिद रिक्वेस्टेड बॉय To bring टू ब्रिंग, बोला ना, बहुत अच्छा बताया। और बोलो। to bring his notebook। आवाज बदली है। यू किसके हिसाब से बदला? सेकंड पर्सन है ना। हिज नोटबुक। तो ये कौन सा सेंटेंस था जो इस हिसाब से चला? क्या ये इंपरेटिव सेंटेंस था? इंपरेटिव में क्या होता है? आदेशात्मक होता है, रिक्वेस्ट होता है इंपरेटिव। तो उसमें टू लगा दें। ऑर्डर। जैसे ठीक है, फादर सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर।
फादर टोल्ड रिक्वेस्ट, अगर कुछ नहीं है तो फादर ऑर्डर्ड मी लग जाएगा, ब्रिंग मी ए ग्लास, क्योंकि फादर और सन का रिलेशन है। फादर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, टू लगा के छोड़ दो जैसा है, समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ठीक है, पहले पे आइए। आई हार्डली हैव टाइम टू अटेंड एनी पार्टी ही सेड। तो अब कुणाल इसका बताएंगे क्या चीज ठीक है इसमें। सेकंड ऑप्शन ही सेड दैट आई किसके हिसाब से बदल जाएगा, आई सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा ना, तो आई से ही हो जाएगा दैट ही हार्डली, और हैव का क्या हो जाएगा बताओ। हैज है यहाँ होता है और उसकी जगह क्या हो गया, हैड, पास्ट परफेक्ट ना, तो फिर तो फर्स्ट होगा। सो अब देखो ही सेड दैट ही हार्डली हैड, सर डी होगा सर, दैट ही डी होगा, हार्डली हैड कर दिया, हार्डली हैड टाइम टू अटेंड एनी पार्टी, सॉरी डी होगा। ये सही है। सर इसमें हेड हो जाएगा ना, हाँ? सर हैज हो जाएगा ना। देखो हेड होगा, पास्ट टेंस ऐड तो कर दिया ना, हैज से ऐड तो किया तो है, और क्या सर ये ऑप्शन हो, ये तो है, ए में तो हेड है और कहाँ है, मैंने ये सेव सर ये डी में भी ऐड है। अरे लेकिन उसमें सेव है सर, ये सेव है। शेष कैसे कर दोगे, सेट से आप चेंज थोड़ी कर सकते हो, टोल्ड भी नहीं लगा सकते। विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज टू द, एक होता है, सर बी होगा ये रहा है। देखिए दो तरीके की स्पीच होती, कौन कौन सी होती है, ये जो ऊपर वाली स्पीच है वो क्या है, डायरेक्ट और नीचे वाली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो कि थानेदार ने, ठीक है, मुझसे कहा कि वह मुझे मारेगा, और जबकि थानेदार ने ऐसे नहीं कहा, थानेदार ने मुझसे कहा मैं तुम्हें मारूंगा। अब थानेदार ने मुझसे कहा कि वह मुझे मारेगा, हिंदी में भी बोलोगे तो यही बोलोगे, तो उसी तरीके से, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। और ये नीचे वाली कौन सी है, क्योंकि रिपोर्टिंग हो रही है तो क्या है, क्या रिपोर्टेड स्पीच, या इसको दूसरी बात जो सीजन ने कही उसे क्या कहोगे, समझ में आ गई बात। अब रिपोर्टेड भी बोल सकते हो या इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो। आगे देखिए, नाउ तारिक said to his neighbor, please post my letter in case you are going towards the post office. Now संपत को बताने दो। तारिक requested his neighbor to post his letter in case he was going to the post office. B option है। सही बताया, बिल्कुल हर चीज सही बता दी, ऑप्शन दिया है सही। करेक्ट है। हमें मालूम था कि इंग्लिश अच्छी है, तो कौन सा ऑप्शन है, बी है। अच्छा देखो, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सो डी होगा क्या इसका, हाँ? डी होगा क्या, जो बताया वो सही है, कौन सा ऑप्शन बताया यही बताएं, कौन सा है, सर बी में जाएगा। ए रिक्वेस्टेड वाला B बताया बताया था, था। बी है, बी सही है, संपत होगा है ना। Now identify the tense used in the following. At the bookstore all the copies had already been sold. Had been है, सर पास्ट परफेक्ट है, है ना, past परफेक्ट है। ऐसे कैसे बोल देते हो, has been है, सर हेड है सर, सर हेड had been है ना, तो पास्ट सर आगे हेड और ठीक है, past perfect tense क्योंकि पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना। जैसे अच्छा हाँ जब देखो he had sold all books, अब इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब द बुक हैड बीन सोल्ड, आपको इसको पहले किस में बदलना पड़ेगा बताओ, पैसिव। तो पैसिव तो दिया ही है, एक्टिव में बदलो तब तो टेंस बताओगे। ये देखो, ये एक्टिव पैसिव का चार्ट, ये देखिए। अब जैसे आई राइट लेटर, इसका पैसिव बनाओ रजत, लेटर इज रिटन कर, तो अ लेटर, तो ये किस में बदला, इसमें बदल गया कि नहीं, राइट से किस में आ गया, इसमें। तो अ लेटर जैसा कि संपत ने बताया, अ लेटर इज रिटन बाय मी। नाउ आई एम राइटिंग लेटर, अब यहाँ पे बताओ यहाँ से कहा जाए,
I wrote the letter. ये कितना अच्छा बता दिया, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इन्होंने बताया है अ लेटर इज बीइंग, बहुत अच्छा बताया। बोलो कुछ नहीं चेंज होगा, वहीं रहोगे, बस बीइंग लगा देना। ये कुणाल ने बताया होगा ना, हर चीज इन्हें मालूम है कि इन सभी में बीइंग जुड़ जाता है और कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, लेकिन इन सब से कहीं नहीं जाओगे। इन सब में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। देखो इस था कि नहीं, इज आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला अ लेटर इज बीइंग, बीइंग जोड़ दिया और कुछ किया, बीइंग रिटन बाई मी। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, आई हैव रिटन ए लेटर। अब क्या करोगे, बोलो। A letter had been written by me. अ लेटर, तो इन सब में क्या होगा, क्या यहाँ से फिर यहाँ का सफर, क्योंकि ये है और उधर क्या है बताओ, हैज बीन और हैव, बोलो सही है। तो आई हैव रिटन ए लेटर, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। अच्छा, अगर मान लो आई हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, तब क्या करोगे, बोलो। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ 2 बजे से, तो आई हैव बीन, तब क्या करोगे? पर कुछ नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें बताई गई और इतने ही चेंजेस हैं, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं। तो ये पैसिव वॉइस का समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है बताओ। क्वेश्चन में ये क्या चीज कही गई है कि ऑल द कॉपीज हैव बीन सोल्ड। जैसे ये पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि प्रधानाचार्य ने तुमको पुरस्कार दिया, प्रधानाचार्य ने रजत को पुरस्कार दिया। तो जैसे मैं किसी से बोलूंगा तो ये नहीं बोलूंगा कि प्रधानाचार्य ने रजत को पुरस्कार दिया, मैं सब जगह जाके बोलूंगा रजत को पुरस्कार मिला है, रजत को पुरस्कार। प्रधानाचार्य चले ही गए, पैसिव वॉइस। मुख्यकर्ता गायब हो गया, सब्जेक्ट चला ही गया। पुलिस ने चोर को पकड़ा है, चोर पकड़ लिया गया, चोर पकड़ लिया, पुलिस गायब। तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं, जहां पर जो कार्य है वो प्रधान हो जाए, कर्ता गौड़ हो जाए, उसका ओमिशन कर दो, गायब ही कर दो। ऑल बुक्स हैव बीन सोल्ड, किसने बेची नाम ही नहीं दे रहा, देखो जिसने बेची उसका तो नाम ही नहीं है। ये नहीं लिखा है कि आई हैव सोल्ड ऑल बुक्स, हटा ही दिया उसको। कई बार तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बदला जाता है ना, देखो उल्टा हो गया है। बोलो, ये इधर आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो इंटरचेंज हुआ। और चाहे तो ये भी लिख दो लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जा चुका है, पत्र लिखा जा चुका है, मी भी हटा। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओमिटेड। समझ में आई बात। तो ऑल बुक्स हैड बीन सोल्ड। अब इसका उल्टा सोचो, अब मैं उल्टा बनवा रहा हूँ। All books had been sold। अच्छा, ये चीज होगा बाई सेलर, होगा कि नहीं? सेलर नहीं तो बेची होंगी। तो ये चीज गॉड है, इट इज हिडन, इट इज ओमिटेड। तो अब यहाँ अगर उल्टा बनाओगे, सो दैट इज द सेलर। अब कैसे बनाओगे बताओ? सेलर हैड सोल्ड होगा कि नहीं? ऑल बुक्स। तो कौन सा वॉइस है यहाँ से? ऊपर वाले ऐड से किसने बदल दिया? हैड बीन। समझ में आया कि नहीं? तो हैड बीन से ना सोच लेना कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। बुक्स कभी क्या खुद भी क्या करती हैं? तो बुक सब्जेक्ट है ही नहीं, और बाई भी लगा हुआ है, अन्ना भी लगा हुआ है, हम कहते हैं यहाँ लगा ही नहीं है, तो तब भी धोखे में ना आ जाना। बुक्स कभी खुद नहीं बिकती हैं, सेलर बेचता है। तो ये अगर लेटर शुरू में लेटर से शुरू हो रहा, समझ लेना पैसिव वॉइस है। बाई ना भी हो तब भी धोखा देने के लिए आपको किया गया। तो इसलिए समझ में आ गई बात। अब आगे देखो कि any 5 of the 6 question gave with reference to the context below। तो अब यहाँ पर ये क्या है? लेटर टू द एडिटर। अब देखें
तो यही आएगा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, लेटर टू द एडिटर बताया गया है, और इसमें स्पेस आप देख रहे हैं, अकाउंट द स्पेस। सबसे पहले क्या है, पहले एड्रेस होगा। तो ये चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ये फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल है, बोलो। फॉर्मल फॉर्मल लेटर है, जबकि दोस्त को जो लिखा जाता है, जब किसी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता है तो फॉर्मल है। तो फॉर्मेलिटी में क्या होता है कि जैसे हम ऐसे खड़े हो गए, फिर सल्यूट कर दिया, तो कहते हैं डोंट बी फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है हर चीज़ अपडेट होना चाहिए। एक होता है फॉर्मल ड्रेस और एक है इनफॉर्मल ड्रेस। स्कूल में आप फॉर्मल ड्रेस में जाते हो, और जब दोस्तों के यहाँ पार्टी में जाते हो तब कैसी है, इनफॉर्मल। तो कहते हैं डोंट बी फॉर्मल, फॉर्मेलिटी मत करो। फॉर्मेलिटी का मतलब प्रक्रिया के हिसाब से चलना। तो जो प्रक्रिया के हिसाब से लिखा जाए उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, और जो बिना प्रक्रिया के उसे क्या कहेंगे, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल किसको लिखा जाता है? अब जरा देखो, फॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर क्या होगा बताइए, एड्रेस, सेंडर, ठीक है, सेंडर का एड्रेस, और फिर उसके बाद कितना स्पेस, वन स्पेस का गैप। वन स्पेस ऐसे ही बना होता है ना कंप्यूटर में, तो वन स्पेस का गैप। फिर इसके बाद रिसीवर एड्रेस, डेट आ जाएगी, फिर डेट के बाद क्या होगा, फिर वन स्पेस का गैप, फिर क्या होगा, रिसीवर एड्रेस, जो रिसीवर है, एड्रेस टू रिसीवर, जैसे एडिटर हो गया, यानी एक तरीके से उसका संबोधन किया जा रहा है। अब आगे देखो, फिर एडिटर रिसीवर्स एड्रेस, इसमें क्या लिखा जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस। फिर क्या होगा, एक स्पेस का फिर गैप, और फिर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर से एक स्पेस का गैप, सब्जेक्ट पूरे पे आएगा, और फिर वो साइन ऑफ जो भी होगा ना, सैल्यूटेशन या रिस्पेक्ट, तो सर नाम आ जाएगा, लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर से एक स्पेस का गैप, और फिर उसके बाद मैटर, और मैटर के बाद क्या होगा कि फिर एक स्पेस का गैप, और उसके बाद क्या है, सर नेम आएगा, नेम आएगा, योर रिस्चोस ओबेडिएंट, ठीक है, या फेयरफुली, योर सिंसियरली, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, दीपक, इस तरीके से चलेगा। समझ में आ गई बात? ये लेआउट है, दिस इज लेआउट कि किस तरीके से लिखना है। अब जरा देखो, सबका ये सुटेबल सब्जेक्ट फॉर द गिवन लेटर, इसका क्या है, दे आर कॉजिंग, ये क्या लिखा है, एब्सटेन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल वेबसाइट, आई रिक्वेस्ट यू टू एब्सटेन। सर डी ऑप्शन हो गया, ठीक है, सर एक बार मैं लेटर की बॉडी भी तो पढ़नी पड़ेगी, हैं? उसके लिए लेटर की बॉडी भी तो पढ़नी पड़ेगी। बॉडी, लेटर बॉडी आप पढ़िए, तो कह रहे हैं एब्सटेन का मतलब क्या होता है कि दूर रखो। जैसे मैं कह दूं यू आर एब्सटेन फ्रॉम द क्लास, तुम क्लास में उपस्थित नहीं थे। एब्सटेन का मतलब सम जो भी होते हैं एमपीज आर एब्सटेनिंग फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा, वो नहीं थे। तो एब्सटेन किससे करना चाहते हैं, क्या वो जो सोशल साइट से, वेबसाइट से, तो बट ये नहीं हो पा रहा है। चेंजेस यंगस्टर इनटू ए रेक्लूज, रेक्लूज का मतलब क्या है, चेंजिंग, रेक्लूज का मतलब बताओ, नहीं तो मैं देखूं। तो किसका, हाँ, तो किसका मतलब, रेक्लूज, सर है तो लिखा, सर कहाँ पे लिखा है रेक्लूज मीनिंग, तो लिखा कहाँ है, रेक्लूज उसी में चौथी पांचवी लाइन पे, पर्सन अलोन, लिटिल इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल उनको आइसोलेट कर दे रहा है। रेक्लूज का मतलब है वो अपनी माँ बाप से बात नहीं करेगा बेटा, अलग हो जा रहा है, अलग हो जाएगा, आइसोलेट। तो ऐसा लिखा है कि नहीं लाइन में, इसमें बताओ, फोर्थ लाइन में लिखा है कि नहीं, लेटर बॉडी में, दे बिकमिंग ए सेल्फ सेंटर्ड, फ्यू, वो इंट्रोवर्ड हो जाता है। एक एक्सट्रोवर्ड है जो सबसे मिले जुले, और इंट्रोवर्ड का मतलब अपनी ही दुनिया में रहता है। तो ये चीज है। नाउ सुटेबल स्टेप्स आर टू बी टेकन, द चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम रीडिंग गुड बुक्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ऐसा ये लिखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा क्या है, होगा,
25 का तो वही है, डी है, डी है भाई, डी। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? सर इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। हाँ, सर, डी सी ठीक है। सर डी है सर, डी है। सर ऊपर से इसको दिया भी हुआ है अच्छा सर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग और सर साइट पीछे भी सही है, हाँ यही सर ऊपर भी लिखा हुआ था कि इसमें उसके बारे में। 26 में क्या लिखोगे? देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है। बताइए। Sir, to make a general announcement. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई रिक्वेस्ट यू Sir, ये option है. टू टेक, हाँ वो एक्शन तो नहीं ले सकता, टू मेक ए जनरल अपील। सी होगा सर, सर, अपील भी होगा। सी है, अपील हो सकता सी है। है। सी ठीक है, अपील, अपील करें और सी है, सी टू है। लुक है ना, सी सर, सी ठीक है। है। एक न्यूज़पेपर का यही काम। फिर अब जरा देखिए 27 में क्या है? टू एक्सटेंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम वेबसाइट, इसके कंटिन्यूएशन में बोलो सर विचार होगा। विच आर ए कॉज ऑफ कंसर्न सी होगा। फॉर वन एंड ऑल, मतलब कि नहीं। अब आगे देखिए, सर मतलब समझ नहीं आया। जो एक चिंता का विषय, कॉज ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है? इट इज ए पॉइंट ऑफ वरी, ठीक है कि नहीं? चिंता की बात। चिंता की बात है, कॉज ऑफ कंसर्न। आई हैव ए कंसर्न ऑन इट, मेरी इस पर जो है रुचि है, सो इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर वन एंड ऑल। आगे देखिए 28, नाउ चेंजिंग यंगस्टर्स इनटू रेक्लूज। रेक्लूज का मतलब है कि उसको ऐसे, आपको मालूम है ये जो वेबसाइट्स हैं, कई ऐसी एडल्ट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जो फ्रांस और ब्रिटेन है, वहाँ पर 8 इयर्स में ही बच्चे प्यूबर्टी को पा ले रहे हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जा रहे हैं, उनका बचपन भी नहीं हुआ, वो यंग बन रहे हैं। तो अगर मान लो उसकी कॉस्ट पर वो यंग बनते हैं, जैसे एक चीज़, एक बच्चा हेल्दी हो, एक 16 इयर्स में प्यूबर्टी आए या 15 इयर्स में, तो कितना मेच्योर हो जाएगा। प्यूबर्टी में तो एनर्जी लॉस हो जाएगा ना। अब वो 8 इयर्स में किसी की प्यूबर्टी शुरू हो गई, तो अब तो क्या है, फिर उसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें ब्लड का लॉस है और इतना म्यूकस का लॉस है, सब कुछ का। तो ये बहुत चिंता के विषय है। उसके लिए वहाँ पर कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कई मिलियन खर्च कर रही है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? वहाँ की सोशल वेबसाइट्स की वजह से, जिनका एक्सेस बच्चों को है, ठीक है कि नहीं? तो दीज आर यूजफुल। अब फिर आगे क्या कहा गया है कि 28 ए फ्यू साइट सोशल वेबसाइट। तो 27 का क्या आंसर है? सर 27 का सी होगा। A few sites such as Facebook and Twitter have been said to shorten the attention span of young mind। एक जो है एक्चुअल होता है और एक होता है फैक्चुअल। तो अगर फैक्चुअल फ्रेंड्स हैं या वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, तो वो वर्चुअल फ्रेंडशिप के चक्कर में एक्चुअल जो होता है, लोगों से कम्युनिकेशन गैप होने लगा है। तो अब उसका क्या आंसर होना चाहिए? सर बी होगा। सर 28 का बी है, अलार्मिंग। विच इज अलार्मिंग ना। हाँ सर। आगे 29 देखिए, 29 क्या सर है? ये होगा, should be encouraged to play। द चिल्ड्रन टू स्पेंड देयर टाइम, ये सही है, शुड बी इनकरेज, तो फर्स्ट होना चाहिए। नाउ गिव ए सुटेबल क्लोजिंग टू द लेटर, क्या होना चाहिए? अफेक्शनली, ट्रूली, सिंसियरली, लविंगली, क्या चीज सीख रही है? सिंसियरली ठीक रहेगा ना? सर अफेक्शन यही होता है। ये नहीं होगा। सिंसियरली पीछे देखो, बस सिंसियरली है। सिंसियरली, क्योंकि ऐसे न्यूट्रल मैटर में हम अफेक्शनली ये सब नहीं लिखेंगे, तो पीछे सी लिखा है। सी रहता ये है। अफेक्शनली का मतलब क्या होता है? अफेक्शनली मतलब प्यार। अफेक्शनली का मतलब तो बहुत प्यार से कह रहे हैं, लेकिन एक है कि हम किसी एक सजग नागरिक हैं, तो विजिलेंट सिविलियन है, तो उस हिसाब से यहाँ कहा गया। बाकी ये लिटरेचर है, लिटरेचर में आप देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रखिए। Thank you. ओके, थैंक यू।